कॉस अल्फा का वैल्यू लिखे थे ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का स्क्वायर लिखे थे नहीं। अगर हम इस पे स्क्वायर करें इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही इधर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक्स जो है ना यहाँ सफिक्स होता है, अब स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या हो गया नीचे ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आया। उसी तरीके से अगर आप कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ए वाई का स्क्वायर, नीचे तो वही रहेगा इसके भी ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। और उसी तरीके से आप कॉस स्क्वायर गामा निकालेंगे तो ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर जेड, और नीचे तो सबके वही रहेगा ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई ए स्क्वायर जेड। ठीक, अब हम क्या किए कि तीनों को जोड़ दिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, तीनों को मैंने जोड़ा। तो जोड़ेंगे तो ये तीनों फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में जोड़ने के लिए पहले एलसीएम लेना होता है। तो तीनों का जब एलसीएम निकालेगा तो सेम चीज आ रहा है, वही एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर। अब इसके ऊपर है ए स्क्वायर एक्स, इसके ऊपर था ए स्क्वायर वाई और इसके ऊपर था ए स्क्वायर जेड। ऊपर नीचे एक ही चीज है, कट गया, के बार में कटेगा एक बार में। तो आपको सीधे ही रिजल्ट याद कर लेना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 आता है। जहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा का नाम क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। क्या नाम है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक, तो आपको इम्प्रूवमेंट नहीं याद करना है क्योंकि आपसे रिजल्ट पूछा जाएगा डायरेक्टली, तो आपको रिजल्ट याद करना है। क्या है रिजल्ट भैया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है। अब कुछ किताब वाला क्या किया है ना कि कॉस अल्फा को एल से डिनोट किया है, एल स्क्वायर हो गया। कॉस बीटा को एम से डिनोट किया था, एम स्क्वायर हो गया, और इसको एन से डिनोट किया था, एन स्क्वायर। ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब हम इसको साइन में कन्वर्ट किए थे, तो कैसे किए थे, 10th क्लास के नियम से। 10th में एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। आइडेंटिटी का सबसे पहला फॉर्मूला था ये कि कॉस स्क्वायर अल्फा हो और साइन स्क्वायर अल्फा हो, ये कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। तो अगर यहाँ से हम सिर्फ कॉस स्क्वायर अल्फा को अलग कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब यही हम यहाँ पुट किए थे, तो कॉस स्क्वायर अल्फा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके बदला क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और इसके बदला क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ये किसके बराबर है, 1 के। 1 1 1 3 हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर है भाई, 1। ये तीनों माइनस में है ना, ये तीनों को उधर भेज दो, प्लस में हो जाएगा उधर जाके, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा। ये दिक्कत यहाँ पे 3, ठीक, और ये एक को इधर बुला के लिया, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ये वैल्यू भी आपको सीधे सीधे याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को जोड़ने पे क्या मिलता है, 2 मिलता है। जहाँ अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा वेक्टर का एंगल है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। क्लियर, तो कौन वाला बात पूरा, नहीं अभी जो ये वाला बात, कॉस में तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आएगा, साइन में तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2 आएगा। ये दिमाग में घुसा। कॉस वाले को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, ठीक, और साइन वाले को डायरेक्शन साइन कहते हैं, ठीक है। और ये अल्फा बीटा गामा है क्या, मेन ये समझना है। तो अल्फा बीटा गामा वेक्टर का एंगल है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, जैसा कि मैंने अभी यहाँ बनाया था। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, और ये आपका वेक्टर है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये तीनों के साथ एंगल बना रहा है। तो एक्स के साथ जितना एंगल बनाता है उसको अल्फा मान लेते हैं, वाई के साथ जितना बना रहा है उसको बीटा मान लिया जाता है, और जेड के साथ जितना बना रहा है उसको गामा मान लिया जाता है। क्लियर है।
दोनों रिजल्ट एकदम सीधे याद रख लीजिए, तो सीधे रिजल्ट पूछेगा आपसे, ठीक है। ऑप्शन में आएगा कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा का वैल्यू ऑप्शन में होगा 0, 1, 2, -1, 1 पे टिक करके आ जाएगा। इसका सीधा ऑप्शन में ऑप्शन आएगा 2, -2, 0, 1, 2 मार के आ जाएगा। आप जो बुक खरीदे हैं ना नीट वाला एवरलेस, उसमें ये सवाल दिया हुआ है, देखिएगा। एमपी के एग्जाम में मध्य प्रदेश में ये सवाल पूछा था, सीधे आंसर लिखना है, याद रहेगा ना आंसर। साइन में स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और कॉस में स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक, चलिए खत्म, पक्का ना समझ में आया? सर टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, ठीक, टॉपिक लिख लीजिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत काम का चीज, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हमने, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ 2 एक्सिस है, तो ये प्लेन हो गया कि स्पेस हो गया? प्लेन। फिलहाल प्लेन पे चर्चा करते हैं, ठीक। तो एक प्लेन है जिसमें 2 एक्सिस होता है, एक्स और वाई। इस प्लेन में कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, मान लेते एक पॉइंट यहाँ मौजूद है, उसका कुछ नाम दे दीजिए पी, उसका कोऑर्डिनेट भी होगा एक्स, वाई, सब तो 9 में पढ़े होंगे, ठीक। तो ये है ओरिजिन। ओरिजिन का भी 2-4 नाम होता है, ओरिजिन भी कहते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, और इसको जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक। काहे 3 नाम है वो भी बता देते हैं, गौर से सुनिएगा तब। ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, ठीक। तो हम लोग मान के चलते हैं कि सारा चीज यहीं से शुरू हुआ, यहाँ से इधर गए, यहाँ से इधर गए, इसीलिए इसको नाम दिया ओरिजिन। ओरिजिन, ओरिजिन तो बायोलॉजी वाले बच्चे आप तो ओरिजिन सुने होंगे, किसी चीज का भी ओरिजिन मतलब कहाँ से वो शुरू हुआ, ठीक है। दूसरा है रेफरेंस, ये फिजिक्स का वर्ड है। रेफरेंस का मतलब होता है तुलना करना, जैसे पटना कितना दूर है? क्या बोलेंगे? कहाँ से? तो कहाँ से जो वर्ड ऐड हुआ ना वो रेफरेंस है, इस जगह से, तो ये जगह रेफरेंस पॉइंट हो गया। उसके घर से तो उसका घर रेफरेंस पॉइंट हो गया, समझ रहे हैं। दिल्ली से दिल्ली रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो जहाँ से मेजरमेंट शुरू करते हैं उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो जनरली हम लोग यहीं से मेजरमेंट शुरू करते हैं, है ना, इसलिए इसको ओरिजिन भी कहते हैं, रेफरेंस भी कहते हैं। रेफरेंस पे और चर्चा होगा जब मोशन शुरू होगा तब। जंक्शन पॉइंट क्यों कहते हैं? जंक्शन का पटना जंक्शन है, हाँ मतलब वहाँ से शायद ट्रेन खुलता है, इसी वजह से शायद। नहीं, जंक्शन और स्टेशन, स्टेशन मतलब होता है जहाँ ट्रेन आकर रुक जाता है उसके स्टेशन। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ठीक है, उसी से बना स्टेशन। नहीं, जंक्शन का मतलब होता है, जैसे आप देखिएगा ना जो वायरिंग भी होता है ना, तो लोग बोलता है कि देखो जंक्शन है, सुनिए कभी मिस्त्री से ऐसा बताया जाता है, जंक्शन का सीधा सा मतलब होता है ऐसा जगह ना जहाँ से कम 3 रास्ता मिलता है, उसको जंक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ 4 रास्ता होता है, पता है आप लोगों को ना, एक्स का पॉजिटिव तो एक्स का नेगेटिव भी होगा, वाई का पॉजिटिव तो वाई का नेगेटिव भी होगा। तो जिस जगह से कम 3 रास्ता मिलता है ना, कम से कम 3 रास्ता, उसको जंक्शन कहा जाता है। तो पटना जंक्शन क्यों है ना, क्योंकि पटना जंक्शन पे ऐसे ट्रेन जाता है, एक इधर बाढ़ बख्तियारपुर की तरफ, एक इधर दानापुर की तरफ, और एक इधर गया की तरफ। अब पटना जंक्शन कभी जाइएगा तो देखिएगा वहाँ लिखा होगा गया के लिए गाड़ी यहाँ से बदले, कभी ढूंढिएगा मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से 3 या 3 से ज्यादा रास्ता मिलता है ना, उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन, मतलब जितना भी चौराहा होता है ना उसको आप जंक्शन कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ओरिजिन का 3 नाम है, ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट और जंक्शन। तो अभी हम लोग, मेरा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेकर, गौर से सुनिएगा, ओरिजिन से लेकर किसी पॉइंट तक का जो दूरी होगा, ओ से पी, ओपी,
यही बन जाएगा पोजीशन वेक्टर। क्या बन जाएगा? जैसे ये पोजीशन, पोजीशन मतलब पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इसको लिखेंगे कैसे? इसमें दो कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई, दिख रहा है ना आपको? एक्स के साथ क्या लगता है? आई की जे की के, इसके साथ लगा दीजिए आई कैप, और इसके साथ जे कैप, बीच में अपने मन से प्लस। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ऐसे ना वेक्टर लिखते हैं हम लोग हमेशा। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी भी पॉइंट को किससे मिला देना है? ओरिजिन से। अगर मान लो यहाँ एक और पॉइंट है क्यू, वो क्यू क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। वो पी क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। समझ में आ रहा है? हर पॉइंट का अपना एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो कहाँ से लिया जाता है? ओरिजिन से लिया जाता है, या रेफरेंस पॉइंट से लिया जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो लेंथ आएगा ना, उसी लेंथ का क्या नाम रखेंगे हम लोग? पोजीशन वेक्टर। ठीक, समझ में आ रहा है? इसको लिख देते हैं। देखिए, किसी किसी बुक में देखिए तो ऐसे लिखेगा पी वी ऑफ ए। समझ में क्या लिखा है? वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, ये क्या है भैया? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्लियर हो गया? हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, गौर से सुनिएगा और देखिएगा। फिलहाल प्लेन पे ही चर्चा कर लें। सब स्पेस में भी हो सकता है। जैसे हवा में कोई चीज़ है, मान लीजिए मार्कर हवा में, तो एक पॉइंट पे है ना, कहीं स्पेस है, तो उसका भी ओरिजिन कहीं ना कहीं होगा ही। इसको मिला दिए, फिर इसका पोजीशन वेक्टर स्पेस में आ जाएगा, तो इसमें तीनों चीज़ आ जाएगा, एक्स आई वाई जे जेड के। ठीक, तो अभी मेरा दो ही पर चर्चा चल रहा है, दो ही पे करते हैं। ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट ए है मान लो, इसका नाम क्या हो गया भाई? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये पॉइंट बी है, इसका नाम क्या हो गया? पक्का पता ना? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को क्या चीज से लिखेंगे हम? ओ। और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को क्या चीज से लिख रहे हैं? ओ बी। पक्का? चलो, तो ये ए और बी के बीच में भी डिस्टेंस है क्या? इसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब अगर आप लाइन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में खींच रहे हैं तो उसका नाम हो गया पोजीशन वेक्टर। लेकिन एक लाइन अगर पॉइंट का पॉइंट के बीच से खींचा रहा है तो उसका नाम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर ओरिजिन से रिस्पेक्ट में आ रहा है तो पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का पॉइंट से निकाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, मतलब ए से बी तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट। समझ में आता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ। तो एक आदमी ए पर है, एक आदमी बी पर है, तो उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए बी। समझ में आ रहा है कुछ बात? जब पॉइंट को पॉइंट से मिला देते हैं तो जो लाइन सेगमेंट आपको मिलता है उसको क्या कहते हैं फिजिक्स में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, एकदम गौर से देखिएगा, इत्मीनान से। ट्रायंगल लॉ लगेगा उसमें। यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है तुम्हारा? ए बी। चलिए बताइए, ट्रायंगल लॉ लगेगा तो क्या लगेगा? कौन रिजल्टेंट है? वाह, रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? दिए गए सारे वेक्टर के। सही है ना? पक्का ना?
वो रिजल्टेंट है। क्या बताए थे रिजल्टेंट के बारे में, कुछ बताए हैं? इनिशियल से जो इनिशियल से फाइनल, इसमें तो पता ही नहीं चले कौन इनिशियल कौन फाइनल है। एक और चीज बताए थे, सोचिए याद आएगा। ये दोनों जा रहे हैं तो रिजल्टेंट ट्रायंगल में कैसे पता चलता है? आगे बढ़ाएंगे लाइन। इसमें कैसे पता चलेगा कौन इनिशियल कौन फाइनल है? इससे मतलब है ना, टेल कौन सा है? अब हम याद रिजल्टेंट होता है ना वेक्टर या वेक्टर बी का है, जो है ये ऐड करके जो आता है उसको हम रिजल्टेंट। तो हमको ही बता कौन हेड टेल वाला लग रहा है कि मिला हुआ? ए है, ओ ए और ओ ए ओ ए तो एक वेक्टर हुआ ना। हाँ, क्योंकि बी जो है ना दूसरा? दोनों दूसरा ओ बी भी तो हो रहा है, ए बी ओ बी भी हो रहा है। नहीं, वो भी नहीं। हेड टेल का मिलन दिख नहीं रहा तुम लोगों को? हेड टेल का मिलन, टेल का मिलन हो रहा है, वही तो कह रहे हैं। ये हेड है, यस सर, और वो उसका एक टेल है क्योंकि वहाँ से स्टार्ट किया है। ये यहाँ से जा रहा है, हाँ, तो वो टेल है। ये टेल है। हाँ, अभी हेड टेल मिलन यहाँ हो रहा है, हाँ, ठीक? अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो, बोलो। यस सर, वही हो रहा नहीं है। ना, देख के बताओ। वो तो ये हेड और ये टेल का मिलन हो रहा है, हाँ, पक्का? हाँ, ए भी रिजल्टेंट रहेगा। नहीं, पहले समझो ना इतना शांति। हेड टेल, अरे ट्रायंगल लॉ में हेड टेल मिलता है कि टेल टेल मिलता है? टेल मिलता है। ये ट्रायंगल बनाया तो यहाँ ट्रायंगल लॉ लगेगा तो हेड टेल ढूंढेंगे। हेड टेल ये ना मिला, ये मिला तो रिजल्टेंट कौन होगा? वो भी लास्ट वाला, सिंपल है। ओ बी हाँ, अरे बाबा, कौन है रिजल्टेंट? ये ही ऐसे समझ में आता है ना? तो यहाँ कैसा मिलन है? हेड टेल। जब हेड टेल मिलन है तो तीसरा साइड रिजल्टेंट होता है, खत्म, वो भी रिजल्टेंट है। और एक और चीज बताया था, आप लोग का ध्यान कहीं और रहता है शायद। इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन देखो और इसका डायरेक्शन देखो, सेम ऑर्डर में, और ये अपोजिट ऑर्डर में दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं, क्यों पॉलीगॉन लगाएंगे? ये रिजल्टेंट है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। ये दोनों गिवन वेक्टर है कि नहीं? है। इन दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं? है। इसका ऑर्डर वही है कि अपोजिट है? अपोजिट है। अगर आपको हम बोलेंगे इस पे चलो, तो आप ऐसे ऐसे चलिएगा, फिर ऐसे ऐसे चलिएगा, तो फिर लौटिएगा ना जी। तो आप तो नीचे ना आना चाहते हैं, वही कहाँ लेके जा रहा है आपको? ऊपर। ये अपोजिट ना हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है पक्का? तो उसका डायरेक्शन को देखिए, है ये उल्टा। तो जो डायरेक्टेड उल्टा होता है ना ट्रायंगल में, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए कि ट्रायंगल में जो उल्टा साइड होता है ना, वही रिजल्टेंट होता है। ट्रायंगल में जो उल्टा साइड होता है वही रिजल्टेंट होता है। याद रहेगा कि नहीं? लिख लीजिएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ ओ बी है। ट्रायंगल लॉ में जो साइड उल्टे ऑर्डर में होता है वही रिजल्टेंट होता है। अब बताइए कौन रिजल्टेंट है? हाँ, अब सही पकड़ी। इधर गया, इधर गया, ये उल्टा जा रहा है, सी भी रिजल्टेंट है। समझ में आया? अब रिजल्टेंट कौन हो गया? ए बी। अब ए बी हो गया। समझ में आया? तो ट्रायंगल लॉ में जिसका ऑर्डर उल्टा होगा वो रिजल्टेंट होगा। लिख लिए? अब चित्र में बताइए कौन रिजल्टेंट है? और रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर। तो ओ बी किसके बराबर हो गया? ओ ए और
ए बी के। हमको क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन है डिस्प्लेसमेंट मेरा? ए बी। तो यहाँ से अगर हम ए बी निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा भाई? ओ ए माइनस ओ ओ ओ ओ नहीं नहीं ओ बी ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए। अगर मान लो कि ओ बी ओ ए का नाम हम R1 रखते हैं और इसका नाम हम R2 रखते हैं और इसका नाम हम R रखते थे, R बराबर लिख सकते थे R2 माइनस R1। कुछ कुछ बुक में आपको ऐसे लिखा रहेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1। ये समझ में आया रिजल्टेंट वाला खेल? पक्का ना? फिर से ठीक। ट्रायंगल कंप्लीट। ढूंढो रिजल्टेंट। ये इधर गया, इधर गया, इधर गया। है ही नहीं रिजल्ट। हाँ हाँ इधर गया। यहाँ कोई रिजल्टेंट नहीं है। सर्कुलर घूम रहा है। तो इस केस में क्या होगा? तीनों को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इतना तो हम भी सीख गए। इसको भी नोट ही कर लो, इसको भी कहीं साइड में नोट करके लिख लो। अगर ऐसे साइक्लिक घूमेगा गोल 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 तो तीनों को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। एक गिलास पानी किसको मिल गया? ये सब याद रहेगा ना? अगर साइक्लिक घूमते जा रहा है तो सबका सम कितना हो जाता है? 0। ये कौन सम है? वेक्टर सम की अलजेब्रिक सम? वेक्टर पढ़े तो वेक्टर सम ना होगा। अजीब आदमी हो तुम यार। डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन हाँ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वो डेफिनेशन लिखा थे। पहले ट्रायंगल वाला सब समझ में आ रहा है ना? मेन ये सीखना है। Points. It is a length between two points. 2 पॉइंट के बीच का लेंथ या लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं। बस हो गया। वही ना डिस्टेंस लेंथ है। 2 पॉइंट के बीच का लेंथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अच्छा कोई बंदा ए बी माना डिस्प्लेसमेंट को, क्योंकि ए से भी डायरेक्टेड कर दिया, बी से भी तो कर सकते थे। कर सकते, मेरा मन था कहीं भी मार देते। ठीक, तो अगर हम ए बी लिखे और एक बंदा बी ए लिख दिया, क्या दोनों का रिजल्ट सेम आएगा? डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो किसी एक को माइनस से गुना करेंगे, लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे दोनों का तो सेम आएगा। इसको नोट करके लिखिए, बहुत काम का चीज है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया? कितना पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। जैसे बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल इस पर कर लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,5 ए। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट है बी जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4,6। अब बोलेगा फाइंड
the displacement vector from A to B and magnitude of displacement ठीक ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाता है पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर कौन हो गया ओ ए, यही पोजीशन वेक्टर कौन हो गया ओ बी। तो डिस्प्लेसमेंट कौन हो गया ए बी, ए से बी बोला है देख लीजिए। ठीक है यहाँ पर पक्का। अब बताइए कि अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखें, जिसको हम ओ ए लिखते हैं ना, ओ ए लिखते हैं ना, तो ओ ए वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखा जाए 3 के साथ आई, 5 के साथ जे। कहे समझना यार, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट। ये आ गया 3i और ये आ गया 5। ठीक। अब ये ओ बी क्या हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी। ये कितना लिखाएगा 4i प्लस 6j, 4i प्लस 6j। हमको क्या निकालने के लिए बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए बी। ठीक। ए बी निकालने का क्या फॉर्मूला भी आया था ओ बी माइनस ओ ए। देखिए तो चित्र से वही आएगा क्या इस बार भी, ये दिख रहा है, ये ओ है, इधर 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 कौन रिजल्टेंट इस बार ओ बी रिजल्टेंट। रिजल्टेंट किसके बराबर सबके बराबर। अगर यहाँ से ए बी को अलग करें इधर आ जाएगा, फिर से वही आ गया ना, इसको सीधा से रट दीजिएगा, मतलब रटने का तरीका। बाद में भी है ना वो पहले आ जाता है, तो पहले ए वो बाद में चला जाता है। मतलब अगर कोई पी क्यू मांगे इससे तो क्या लिखिएगा समझे। अगर आपसे कोई आर एस मांग रहा है तो अगर आपसे कोई एम एन मांग रहा है तो कुछ बुझा रहा है, उल्टा घटता है। पोजीशन वेक्टर को उल्टा घटाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है हमको, दिख रहा है। अगर मान लीजिए आपसे कोई ए सी मांगा तो आप क्या लिखेगा उसको OC माइनस OM। हो गया। तो आपसे क्या मांगा गया ए बी, तो क्या लिखेगा OB माइनस OM। हो गया खत्म। इसीलिए ए बी घटाने आता है, ये ओ बी ये ओ है, तो आई को आई से घटाते हैं तो 4i में से 3i गया, एक y बचा और 6 में से एक जे बचा। ठीक। फिर मांगा इसका मैग्नीट्यूड, आता मैग्नीट्यूड निकालने रूट अंडर x से कॉपी से x का स्क्वायर 1 y का स्क्वायर 1 z है ये नहीं इसमें, तो रूट 2 यूनिट। समझ में आया कुछ? पॉइंट को वेक्टर में पहले चेंज कर रहे हैं, कैसे समझ में आ रहा है ना। x के साथ i, y के साथ j, अगर z में देता तो k लगा देते तो वो पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। इसको नहीं समझ में आया, नहीं आया ना। हाँ नहीं आया। एंड 5k कोई भी पॉइंट दिया ना उसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी। एक हो गया ओ ए और दूसरा पॉइंट आपका ओ बी। ओ बी कितना दिया है 5i 4j 6k। आप चाहे तो ए बी डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए चाहे बी ए मान लीजिए। अगर ए बी माने तो कैसे मिलेगा ओ बी माइनस ओ ए। तो ए बी, ए से बी बोले नहीं करते हम, कहीं भी जा सकते हैं, ए से बी से ओ बी में से ओ ए घटाई 5 में से 3 गया 2 आई, 4 में से 4 खत्म हो गया, 6 में से 5 गया 1 सिर्फ के। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी बोल दिया हम निकालने के लिए तो निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं रूट अंडर 4 हो रहा है सर समझ में कैसे प्लस 1 रूट 5 यूनिट्स। इजी चीज देखिए ना, इतना इजी चीज के लिए क्वेश्चन है तो बच्चा वाला चीज है।
क्लियर सबका आ गया था ना? कि वो टाइप हो गया दूगो ना, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद 2-3 को आपका पढ़ा हुआ है, फिर भी लिख लेता है। पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। चलिए देखिए पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स, 2 वेक्टर होगा कम से कम तभी पैरेलल होगा, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। पैरेलल if they are in same direction। सेम डायरेक्शन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल वेक्टर। सुनाई दे रहा है? अगर सेम डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलल वेक्टर। इसको देखने का एक और तरीका है। मान लीजिए कि एक वेक्टर आपके पास ए है, ठीक, और इसका कुछ वैल्यू होगा। तो मान लीजिए इसका वैल्यू आया A1 I, A2 J, A3 K। स्पेस में कोई वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, A B C। यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर है आपके पास, ये मान लेते हैं B1 I है, B2 J है और B3 K है। अगर A B के पैरेलल है, सुनाई दे रहा है? 2 वेक्टर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। इसमें बहुत सारा कंडीशन है। पहला कंडीशन के दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन की दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। और तीसरा और आखिरी कंडीशन जो आपके लिए है, यहाँ लिखना है A1 बाई B1 बराबर होगा A2 बाई B2 के, और बराबर होगा C1 बाई A1 A3 by A3 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा चीज आप लोग 10th में पढ़े होंगे। हाँ, ये तो नीचे आगे पढ़े हैं। वहाँ पे 2 वेरिएबल था, इसमें सिर्फ 2 को था। 3 वेरिएबल है, इसमें 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। वहाँ 3 कंडीशन था इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए। ये इनफाइनाइट नहीं है, पैरेलल है। पैरेलल था वहाँ पर नो सोल्यूशन के लिए। और नो सोल्यूशन में वहाँ 2 चीज बराबर होता है, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, ठीक है। तो 2 डायमेंशन था, ये 3 डायमेंशन का केस लिया ना अभी, तो तीनों बराबर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का रेशियो बराबर हो जाएगा ना, तो कैसा वेक्टर होगा? पैरेलल। इस पर एक क्वेश्चन मान लीजिए, वेक्टर आपके पास ए है 3i प्लस PJ प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर बी है, मान लीजिए xi प्लस 5j प्लस 6k। ठीक है, ठीक है, ठीक। गिवन A is parallel to B, then find P and X। तो पैरेलल वेक्टर का 3 कंडीशन आपको हम बता रहे हैं, गौर से सुन लीजिए फिर से। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उसका कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आएगा। पक्का समझ में आ गया? चलिए, तो सवाल है वो दिए ऊपर कि ए और बी अगर 2 वेक्टर है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो बताइए जो पी है, जो एक्स है, वो क्या होगा? बनाइए आप लोग। अरे बाप रे, इतना समय लगेगा। ऐसे लिखे का? हाँ, वैसे लिख चुका। तो अब क्या चाहिए आपको? अब इसके बाद नहीं बन रहा है? बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ बस देखिए देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर एक अननोन है,
यहाँ पे एक अननोन है, तो इसको तो नहीं लीजिए। इन दोनों में देखिए एक ही अननोन है, तो इन दोनों को एक साथ लीजिए पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी निकल जाएगा। 20/6 मतलब 10/3 आएगा पी का वैल्यू। इतना समय कहाँ लगता है जी आप लोगों को? हाँ हाँ, तो नहीं करिएगा, तो 3/x को भी 4/6 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि वहाँ नॉन चीज है। हुआ तो सबका वही आएगा, दूसरा थोड़ा आ जाएगा। क्लियर है? दो अननोन देगा, एक अननोन देगा, तो नोन वाले के साथ बराबर कर दीजिएगा सबको। दो अननोन देगा तो जो नहीं है उसके साथ मिला तो ऐसे अगर इस दोनों को ले लेते तो 15 बराबर px हो जाता, तो p भी नहीं पता था, x भी नहीं पता, तो फंस न जाएंगे। इसलिए ऐसा उठाएंगे जिसमें एक हम जानते हैं। अच्छा, अगर d/x equals to p/5 equals to देखिए d/6 तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब इक्वेशन बनेगा जो नहीं सॉल्व होगा, तो ऐसा देगा ही नहीं आपको। ठीक, हमेशा 2 ही अननोन देगा आपको, 3 नहीं देगा, क्योंकि 3 देगा तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जो चीज़ पॉसिबल है बस वही दिया जाता है, अपने मन से कुछ नहीं दे सकता कोई, पॉसिबल चीज़ डालता है। तो पैरेलल वेक्टर का कंडीशन क्या को मिला आपको? पहला सेम डायरेक्शन, दूसरा दोनों के बीच का एंगल 0, और तीसरा कोएफिशिएंट का रेशियो सेम। रेशियो नहीं सेम होगा, कोएफिशिएंट का रेशियो सेम। तो अगर ऐसा 3 चीज आपको दिखाई देते तो क्या हो जाता है? पैरेलल। कभी कभी ऐसे भी दिखता है पैरेलल, तो देखिए गौर से, ये भी पैरेलल लिखा हुआ है, देखिए कैसे। इसको नीचे भेजते अगर बाई दे तो कोएफिशिएंट यहाँ निकालते तो सेम आता, नहीं समझे बात ना? मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है 2i 3j 4k, एक और वेक्टर है आपके पास 4i 6j 8k। इज A parallel to B? सवाल समझ में आया? नहीं नहीं, ऐसे देख के बताना कि A अगर उतना है, B इतना है, तो क्या A और B पैरेलल है? हिंदी बोलो था। A अगर इतना है, B अगर इतना है, तो क्या A और B पैरेलल है? सबका सेम आ रहा है। क्या सेम आ रहा है? 1/2 क्या बोलते हैं उसको? कोएफिशिएंट का रेशियो। क्या बोलते हैं उसको? कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आ रहा है पक्का? मिठाई खिलाओ, आ रहा है तो ठीक, हम खिलाए, ठीक है। तो कोएफिशिएंट का रेशियो सेम आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 पक्का। ये हो गया पैरेलल, ये कंडीशन से। दूसरा कंडीशन है कि इसके बीच का एंगल निकालेंगे तो 0 आना चाहिए, तभी तो एंगल निकालना हम लोग सीखे नहीं है। एक ही तरीके से एंगल निकालना सीखे थे हम लोग, याद है? रिजल्टेंट वाला में a + b का मॉडुलस √a² b² 2ab cos थीटा, तो वहां से एंगल निकाल देते हैं। तभी उस वाले केस पे जाएंगे भी नहीं, ठीक। अभी और सीखेंगे हम लोग, एंगल निकालने का 2 और तरीका होता है, cos थीटा sin थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से आगे आएगा, आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। एक तो वो हो गया। डायरेक्शन सेम है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, ये भी आपको हम सिखा चुके हैं। डायरेक्शन की एक्चुअल में होता क्या है? यूनिट वेक्टर, पढ़े हैं? डायरेक्शन कैसे होता है? यूनिट वेक्टर। इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, उधर पे कीजिएगा, देखिएगा दोनों सेम आएगा। तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम आ गया, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पैरेलल हो गया। एक तो कंडीशन वो, दोनों के बीच का एंगल 0 होना चाहिए, निकाल के देखेंगे तो 0 आएगा। अभी एंगल वाला तरीका सीखे नहीं हम लोग,
अगर हम इन दोनों के बीच के एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो 0 आएगा। एंगल फाइंड आउट करना अभी फिलहाल हम लोग नहीं सीखे हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो 0 आएगा, ये हम कंफर्म है। तो जैसे ही एंगल 0 आ गया, पैरेलल हो गया, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। कैसे पता चलेगा डायरेक्शन सेम है? तो डायरेक्शन बताने की जिम्मेदारी किसकी है? यूनिट वेक्टर की। तो हम ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे? ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, और फिर बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। आई कीजिएगा ना, तो यहाँ पर ए कैप का वैल्यू और बी कैप का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो सेम आने का मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तब भी पैरेलल। ठीक। तीसरा कंडीशन जो आपको बताएगा कि क्या बराबर होगा? कोएफिशिएंट का रेशियो। करके देख लेते हैं। 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, 4/8, 1/2। कोएफिशिएंट का रेशियो भी सेम है, तब भी पैरेलल। तो अभी तक 3 तरीका आपको बता दिया गया पैरेलल चेक करने का। एक तरीका क्या बताएं? डायरेक्शन दोनों का निकालेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर सेम आ गया, हो गया पैरेलल। ठीक। ये थोड़ा टेढ़ा मेथड हुआ। दोनों के बीच का एंगल निकालेंगे, 0 डिग्री आएगा, तब भी हो गया पैरेलल। ये भी थोड़ा टेढ़ा मेथड है। दोनों का कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, सेम आ जाएगा। ये सबसे इजी मेथड है। ठीक। और चौथा, गौर से देखिएगा, एकदम गौर से। ये जो बी है उसमें कुछ कॉमन झलक रहा है आपको? कॉमन टू का टेबल, तो 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले तो कोची बन गया 2y। यही कोची बन गया 3j। यही कोची बन गया 4k। तनी अखवा खोल के देखिएगा, ये कहीं और भी लिखा हुआ है। इसका नाम क्या है? ए। यही ना उतना देर पहले बता रहे थे हम कि अगर कोई वेक्टर किसी और वेक्टर के बराबर है, कोई नंबर से गुना करके, तब भी वो दोनों एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल होता है। तो मतलब रियल में 4 तरीका है पता करने का पैरेलल। सुनाई दिया? पहला, डायरेक्शन सेम हो। दूसरा, दोनों के बीच का एंगल 0 हो। तीसरा और सबसे आसान मेथड जो हमको पसंद है, सब वही लगाता है, अभी वही लगाइएगा, कोएफिशिएंट का रेशियो सेम हो। चौथा, अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को लिख दे, दोनों वेक्टर के बीच में एक नंबर से गुना हुआ होगा, इसको स्केलर कहते हैं हम लोग। के को क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्केलर। इसका मतलब कोई भी नंबर। समझ में आया? तो कभी आपको पूछे कि a और 5a आपस में क्या है? पैरेलल है। सुनाई दे रहा है? a और 5a आपस में क्या है? पैरेलल है, क्योंकि इसमें 5 से गुना कर दिए। तो किसी भी वेक्टर में किसी नंबर से गुना कर दीजिएगा तो वो पुराने वाले वेक्टर के क्या हो जाएगा? पैरेलल। सुनाई दे रहा है? कभी ऐसे दिखाई दे आपको कि 3a बराबर 5b, इसका मतलब a इज पैरेलल टू b। दोनों तरफ भी गुना कर सकते हैं। क्या है? ये वाला 3 को बुला के लाइए यहाँ पे। के कुछ भी हो सकता है, स्केलर है। तो जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर है लेकिन किसी के मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीपल में, तो तब भी वो एक दूसरे के क्या होता है? पैरेलल ही होता है। नहीं सुनाई दे रहा है? दे रहा है। एग्जाम में सवाल आएगा कि अगर 5a बराबर 9b है, देन a और b पैरेलल है कि नहीं? आंसर होगा है। सुनाई दिया? पक्का? नोट कर लो इसको। तो पैरेलल चेक करने का क्या तरीका मिल गया आपको? 4। सबसे पहला डायरेक्शन, दूसरा एंगल, तीसरा रेशियो और चौथा रिलेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला। सब तरीके से सवाल पूछेगा एग्जाम में। ये भी सवाल पूछा ही हुआ है। रेशियो वाला तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे आसान तरीका वही होता है। एंगल वाला आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे। ठीक। और यूनिट वेक्टर आप लोग को निकालने आता है, तो दोनों का निकाल के एक बार चेक कर लीजिए घर पर, क्या सेम आया कि नहीं आया। निकालने आता है ना? ए कैप और बी कैप निकालिएगा, देखिए कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक। एंटी पैरेलल वेक्टर। सबके सर में दर्द है जी, सब सुस्ता रहा है।
बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। खोलने का मन नहीं कर रहा। घरेलू नुस्खा आजमाओ, सिर को दीवारें मार लो। अल्लाह बहुत लिखे हैं क्या, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे आर कॉल्ड एंटी पैरेलल। अगर अपोजिट डायरेक्शंस में दो वेक्टर्स हैं तो उन दोनों को एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। उनके बीच में कितने एंगल्स बनते हैं भैया, 180 डिग्री। ठीक, पैरेलल जैसा ही आएगा। देखो कैसे था पैरेलल में, ए बराबर कुछ नंबर का प्रोडक्ट और बी, ठीक, लेकिन एक चीज अंतर है इसमें, मतलब कोई पूछेगा कि 3a अगर बराबर है -5b के तो दोनों क्या है, हाँ, एंटी पैरेलल। ए इज एंटी पैरेलल टू बी। ठीक, माइनस में बराबर हो जाए तो एंटी पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? और सिर्फ ऐसे ही बराबर हो जाए तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री का है कि नहीं। और तीसरा क्या देखना है कि अगर दो तरीके का इस तरीके से वेक्टर दे तो एक वो माइनस लगा रहना चाहिए। जैसे अगर ए बी का वैल्यू 3ac है तो ए बी और ए सी पैरेलल है। अगर ए बी का वैल्यू -3ac है तो ए बी और ए सी एंटी पैरेलल है। समझ में आ रही है? आ रही है। तो पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, अब पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। अगला लिखिए को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को का मतलब हाँ, मिलकर। को का मतलब साथ साथ। साथ साथ मिलकर। को एडुकेशन नहीं सुने स्कूल में, के आगे बोर्ड पे लिखा जाता है को एड। को का मतलब होता है साथ, एडुकेशन मतलब लड़का लड़की एक साथ। ठीक, को का मतलब होता है साथ साथ, हम साथ साथ हैं। को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, को का मतलब साथ, सब एक साथ स्टार्ट करेगा। समझ में आया? जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही जगह से शुरू होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, को इनिशियल वेक्टर। इसका डेफिनेशन में से लिख देते हैं, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। सब शुरू एक ही जगह से हो, खत्म कहाँ होगा उससे कोई मतलब नहीं हमको, शुरू एक ही जगह से होना चाहिए। ठीक, तो इसका क्या नाम हो जाता है, को इनिशियल वेक्टर। हो गया, मतलब समझ में आ गया ना? को प्लानर वेक्टर। को का मतलब साथ साथ, प्लानर बना प्लेन से, मतलब एक साथ एक ही प्लेन पर होना चाहिए। मतलब जैसे आप लोग जो अभी बैठे हुए हैं वो एक ही प्लेन पर बैठे हैं कि अलग अलग प्लेन पर बैठे हैं? एक प्लेन पर। तो आप सब अभी क्या है, को प्लानर वेक्टर। अभी वेक्टर नहीं है आप लोग, को प्लानर है। मतलब कि अगर इस दीवार पे 4 गो छिपकली है तो चारों छिपकली क्या है, को प्लानर। दो गो उस पे है और 2 गो इस पे है तो को प्लानर हुआ? नहीं हुआ। उसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है। ठीक है, तो एक ही प्लेन पे जब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स मौजूद होते हैं तो वैसे वेक्टर्स को हम लोग को प्लानर वेक्टर कहते हैं। क्लियर? लिख लीजिए, 2 और more vectors are said to be coplanar if and only if। डबल एफ जो है ना, देखिए गौर से, आई डबल एफ कभी भी लिखा रहेगा ना तो इसको पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ। इफ्रेज है,
if and only if two or more vectors are said to be coplanar if and only they are lies on same plane, एक ही प्लेन पर होंगे इसको कोप्लानर कहेंगे। ठीक है, नोट 3 coplanar vectors दो था, वो एक मिनट कंफ्यूज हो जाता, 2 था या 3 था, 2 था। वो देखें बुक नीट वाला जो था, फर्स्ट वाला कौन नहीं है, वो है ये है। Minimum 3 coplanar vectors having zero resultant, मतलब जीरो रिजल्टेंट कोप्लानर में आने के लिए कम से कम 3 वेक्टर का होना जरूरी है। ठीक, 3 वेक्टर अगर कोप्लानर है तो हो सकता है उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए। एक सवाल हम दिए थे शायद आपको, इसकी आप लोग भूल जाते हैं, याद कीजिए। F1 फोर्स लगाए थे, F2 फोर्स लगाए थे, F3 फोर्स लगाए थे, तीनों के बीच में 120 का एंगल बनवाए थे। F1 प्लस F2 प्लस F3 0 हो गया। ठीक है, तो 3 कोप्लानर वेक्टर्स होंगे कम से कम। ठीक है, मिनिमम 3 कोप्लानर वेक्टर्स हैविंग जो रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है, जरूर नहीं क्या आएगा। ठीक है, मतलब ये सवाल पूछेगा कि कितने कोप्लानर वेक्टर्स चाहिए रिजल्टेंट को 0 करने के लिए, कम से कम 3 चाहिए। ठीक, उससे ज्यादा जितना ले लीजिए। क्लियर, कोप्लानर क्या समझ में आ गया? मैक्सिमम कितना भी ले सकते हैं। हाँ, 50 100 करोड़ अरबों जितना ढलना डालिए, मिनिमम 3 चाहिए। ठीक है, तो जो मिनिमम, जैसे जो स्पेशल बात होता है ना एग्जाम में, वही पूछा जाता है। इसमें स्पेशल है कि मिनिमम कितना चाहिए, 3। अच्छा, कोलिनियर वेक्टर है तो 0 के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 2। जैसे ब्लॉक है, 10 न्यूटन इधर से, 10 न्यूटन इधर से, कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर, तो फोर्स कितना लगेगा इस पर, 20। अरे 0, अरे वो हेने जा रहा है, वो हेने जा रहा है, 180 डिग्री ना है जी, तो घट ना जाएगा, मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा घटा के ना, तो 10 में से 10 गया 0। कोलिनियर वेक्टर है, कैसा वेक्टर है, एक ही लाइन पे है ना, तो कोलिनियर वेक्टर में कम से कम 2 वेक्टर चाहिए आपको रिजल्टेंट को 0 करने के लिए, और कोप्लानर वेक्टर में कम से कम 3 वेक्टर चाहिए 0 करने के लिए। सुनाई दिया? इसको नोट करके कहीं डाल दीजिए, ये तो लिखवे कीजिएगा और नोट में उसको भी डाल दीजिए। फॉर कोलिनियर वेक्टर minimum 2 vectors are required, for 0 resultant,
मिनिमम 2 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 0 रिजल्टेंट। मिनिमम 2 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू 0 वेक्टर। समझ में आई बात? अगर आप कोलिनियर वेक्टर देख रहे हैं ना, तो कम से कम 2 वेक्टर चाहिए रिजल्टेंट को 0 करने के लिए। और इसमें तभी पॉसिबल है जब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट हो, जनरली ऐसा ही। और कोप्लानर हो तो कम से कम कितना चाहिए आपको? 3 चाहिए। ठीक है, चलिए कोलिनियर हो गया, कोप्लानर हो गया, और कौन बचा? कोइनिशियल भी हो गया ना, कोलिनियर भी हो गया ना, नहीं हुआ? कोलिनियर अब बता ही नहीं रहे। कोलिनियर में बोले कि 2 वेक्टर कोलिनियर बता ही नहीं है, बोलना ना चाहिए था। ये कुछ खास बात नहीं है। को का मतलब फिर वही 7, और लीनियर का मतलब लाइन। एक ही लाइन पे अगर एक ही लाइन पे अगर 2 से या 2 से ज्यादा, गौर से सुनिएगा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ये 10th में आपको पढ़ा था कोलिनियर पॉइंट्स, 10th क्लास में। बढ़ जाता अब वो वाले कौन सी होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर में पढ़े थे। बताइए। एक ही लाइन पे 3 पार्ट होता है। एक ही लाइन पे 2 से ज्यादा पॉइंट अगर हो तो सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो। ए बी सी डी सब एक के लाइन पर है, ये हो गया कोलिनियर। ठीक, ए बी सी डी ठीक कोलिनियर। सिर्फ ए बी सी हुआ, डी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है बात? एक ही लाइन पर अगर होता उसको एक ही तो हो गया कोलिनियर। 7 7 तो 2 वेक्टर अगर एक के लाइन पर है तो कोलिनियर होता है। तो 2 वेक्टर एक के लाइन पे कैसे कैसे होता है? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। समझ रहे हैं? अब बताओ ये पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है? कैसे पता चला? पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। हो गया। मतलब यहाँ एंगल 0 भी आ सकता है, 180 भी आ सकता है। ठीक, तो कोलिनियर वेक्टर के वो चाहिए रिजल्टेंट 0 करने के लिए कम से कम 2 नहीं, कम से कम 2, फिर मिनिमम। मैक्सिमम तो ज्यादा भी ना कर सकते हैं जी, ना समझे? मिनिमम 2 समझ में आया। जैसे ये है 6 न्यूटन का फोर्स लगाने वाला आदमी, यहाँ से 2 आदमी मिल के लगा रहा है, एगो 4 न्यूटन एगो 2 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ? समझ में आया? यहाँ 3 हो गया, लेकिन ये अकेले ही 6 लगा देता था 0। तो मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम जितना ले लीजिए आप। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो 2 मिनिमम कोलिनियर वेक्टर होंगे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएंगे, और 3 मिनिमम कोप्लानर वेक्टर्स होंगे तो रिजल्टेंट 0 आ सकता है। आएगा जरूरी नहीं है, आ सकता है। लेकिन इन पे तो आएगा। कैसे? क्या है? बिना बोले कि 0 आएगा ही, या 0 अरे भाई 0 आएगा कब? जब हम अपोजिट और इक्वल लगाएंगे तब ना। पैरेलल एंटी पैरेलल हमेशा 0 आएगा, ऐसा थोड़ी जरूरी है। मतलब 0 भी आ सकता है। एक आदमी इधर से लगाया 10 न्यूटन, एक आदमी इधर से लगाया 6 न्यूटन। पैरेलल की एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। रिजल्टेंट 0 आएगा? नहीं। तो जरूरी नहीं कि रिजल्टेंट 0 आएगा, लेकिन रिजल्टेंट 0 लाने के लिए कम से कम 2 वेक्टर का जरूरत है। ये कब पॉसिबल है? अब पॉसिबल हो गया। ठीक, जब सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट फोर्स लगेगा तब रिजल्टेंट 0 आएगा। समझ में आ रहा है बात? मिनिमम का जरूरत कितना है? तो 2। जरूरी नहीं कि हर बार रिजल्टेंट 0 आएगा, ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट 0 आ सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या डाला है? अपोजिट एंड इक्वल। ठीक, मेरा समझ में आया? चलिए थम जाइए, थक गए सब।